हाँ भाई, कल हम लोगों ने जो है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। और दो वोलाटाइल लिक्विड के सोल्यूशन को समझाने के लिए राउल्ट्स लॉ एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी कल कर लिया था। थोड़ा सा क्या, जो भी स्टडी किया था, यानी स्टेटमेंट का स्टडी और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है उसका स्टडी, और उसका एक्चुअल में इंट्यूशन क्या है या फिर उसका फील क्या है, इन सारी बातों को हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है एक दो न्यूमेरिकल करना। कम से कम एक दो न्यूमेरिकल तो करना ही करना है हमें राउल्ट्स लॉ का। एजेंडा लिख देते हैं क्या क्या है, जो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कंप्लीट करूं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो करनी है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ भैया, दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कुछ और होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कुछ और होता है। टेंशन ना लो, दोनों को बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। थर्ड जो चीज़ हम सीखेंगे वो सीखेंगे राउल्ट्स लॉ। अच्छा देखो, ये सारी बात जो मैं बोल रहा हूँ ये तभी तुम्हारे लिए मीनिंगफुल होगी जब तुम इससे पहले का लेक्चर देख चुके होगे। तो गलती से भी इस लेक्चर को मत देखना बिना इससे पहले वाला लेक्चर देखे हुए। ठीक है, उसको देख के तभी इसको देखना, तभी इसका कुछ मीनिंग है। तो राउल्ट्स लॉ एज एज द स्पेशल केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। मतलब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हम, जो थर्ड वाला पॉइंट है, हम एक ऐसा केस पढ़ेंगे हेनरी लॉ का जहां पर जो हमारा हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ को, हेनरी लॉ में कुछ ऐसी सिचुएशन डालेंगे, ऐसी कंडीशन डालेंगे कि हेनरी लॉ जो है वो राउल्ट्स लॉ बन जाएगा। मतलब कौन सी वो कंडीशन या कौन सी वो सिचुएशन है जिसमें जो हेनरी लॉ है वो राउल्ट्स लॉ बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है और इसलिए मैं इसको भी बताऊंगा। तो तीन एजेंडा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपना पहला एजेंडा। ठीक है, तो ठीक है, पहली हेडिंग में लगाया दे रहा हूँ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं किसी एक छोटे छोटे से न्यूमेरिकल से। हाँ भाई, कुछ कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। हम्म, देखो ये एक क्वेश्चन है। मैं पहले ही बता दूँ, इस क्वेश्चन का मैं आपको सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, ये लास्ट लाइन, ये आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूँ पढ़ूँ उससे पहले पहले आप पढ़ डालो, ठीक है। तो पॉज करके पढ़ लेना, फिर मेरे साथ पढ़ना। ठीक है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। द वेपर प्रेशर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, फिगर बनाते चल रहे हैं। ये है हमारा पहला लिक्विड। ठीक है, ये है पहला लिक्विड जो कि प्योर फॉर्म में है। तो प्योर फॉर्म में लिक्विड ए है और प्योर फॉर्म में लिक्विड बी है। कलर चेंज करते हैं और यहाँ बनाते हैं लिक्विड बी। ये बन गया अपना लिक्विड बी। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 mm एंड 700 mm। तो इसमें कहने का मतलब ये हो गया 450 mm एंड 700 mm ऑफ मर्करी रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। मतलब 350 केल्विन की कंडीशन अगर हम मेंटेन करते हैं तो उस सिचुएशन में जो लिक्विड ए है उसके द्वारा जो वेपर प्रेशर बन रहा है, प्योर वेपर प्रेशर पी ए नॉट, वो कितना बन रहा है भाई, 450 mm। और जो दूसरा हमारा लिक्विड है यानी लिक्विड बी, उसी सेम कंडीशन में लिक्विड बी कितना बना रहा है, 700 mm। ये लिख देते हैं, यानी पी बी नॉट कितना हो गया भाई, 700 mm। प्योर थे दोनों, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग थे, प्योर लिक्विड्स थे, तो इसलिए मैंने नॉट लगाया है, पी ए नॉट पी बी नॉट। ठीक है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ एच जी। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को हम मिला दें, ठीक है, इन दोनों को हम आपस में कंबाइन कर दें और एक नया सोल्यूशन बनाएं। इन दोनों को मिक्स कर दिया टुगेदर और इससे हमने क्या बनाया भाई, इससे हमने बनाया एक नया सोल्यूशन। तो ये जो नया सोल्यूशन बना है इसका टोटल प्रेशर तो हमें बताया गया है, कितना दिया गया है, 600 mm।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल प्रेशर कितना बन रहा है 600 mm ऑफ एच जी, 600 mm ऑफ एच जी। तो हमें बताना है कि इसमें, हमें बताना है कि इनकी कंपोजिशन क्या है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड्स इन द मिक्सचर, मतलब दोनों का कंपोजिशन बताना है। सीधे सीधे बोले तो हमें एक्स से, कंपोजिशन मतलब क्या हुआ कि किसका कितना अमाउंट मौजूद है भाई। तो एक तो हमें एक्स से बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लिक्विड। दोनों में से कोई भी एक निकल आएगा तो वन से माइनस करके दूसरा वाला तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे होगा। ठीक है भाई, तो सारा डेटा लिख लेते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, अभी तो अभी बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आराम आराम से ही करके दिखाऊंगा। पी ए नॉट दे रखा है 450 mm, पी बी नॉट दे रखा है 700 mm। दोनों मरकरी, मरकरी के लिक्विड से मेज़र किए गए हैं। ये एक अलग टॉपिक है पूरा कि हाँ प्रेशर को मेज़र करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो पी ए नॉट और पी बी नॉट इतना दिया है। अगर कल का लेक्चर मेरा तुमने देखा होगा तो तुम्हें अच्छे से पता है कि जो मेरा फाइनल प्रेशर आता है वो हमेशा दोनों के बीच में ही आता है। मैंने वो लाइन बनाई थी ना ग्राफ में, आज तुम देख सकते हो कि एक 450 था और एक 700 था। तो इनके बीच में जो प्रेशर आया वो आया है 600 mm। ये वैल्यू आप कहीं ना कहीं ध्यान से अगर देखोगे तो 450 और 700 के बीच में ही तो लाई कर रही है। बिल्कुल बीचों बीच में नहीं लाई करेगी, ये भी मैंने समझाया था। बिल्कुल बीचों बीच में वैल्यू तब लाई करेगी जब दोनों का अमाउंट बिल्कुल बराबर हो। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं इस सवाल को करना कैसे है। तो कल हमने टोटल प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। आगे कंटिन्यू करें अगर इसको, तो पी ए नॉट एक्स ए को लिख देते हैं 1 - एक्स बी। मैंने कहा था कि मैं हर वर्जन याद नहीं कर पाऊंगा ना, तुम्हें याद करने को कह रहा हूँ। कोई भी एक वर्जन याद रखो, उसी के बिहाफ पे पूरा सवाल लगा दो। तो पी बी नॉट एक्स बी, वैल्यूज डालना चालू कर दीजिए। तो पी टोटल कितना है भाई 600, पी ए नॉट कितना है 450, 1 - एक्स बी तो पता नहीं है भाई, ये पता चलेगा तभी तो एक्स से पता चलेगा। पी बी नॉट कितना है 700, एक्स बी नहीं पता। तो 600, 450 बन जाए 450, इससे मल्टीप्लाई करा, अब इससे कराएंगे -450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये रहा आपका 600, ये रहा आपका 450। इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 600 में से 450 जाएगा तो कितना बचेगा 150। और ये देखो कितना लिखा है 700 XB, ये लिखा है 450 XB। तो 700 से अगर 450 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 700 से 450 जाएगा तो 250 बचेगा आई थिंक, 250 XB। तो यहाँ से XB कितना आ गया भाई 150 डिवाइडेड बाई 250। जीरो से जीरो गया, 5 3 जा 5 5 था 3/5। ये आ गया आपका XB। यहाँ से बहुत ईजिली हम XA भी बता सकते हैं। XA कितना हो जाएगा भाई 1 - XB। तो 1 - 3/5, 5 ये आ जाएगा 2/5। ये आ गया हमारा x। तो बेटा देखो, हमारे जो क्वेश्चन था उसका पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट जो है उसमें कह रहा है कि फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो चलो पहले इसको ड्रॉ कर लें, फिर आगे बताते हैं आपको, ठीक है। वेपर फेज की कहानी को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने बनाया लिक्विड ए, याद ध्यान से सुनना मेरी बात, लिक्विड ए है ये। और इसी के साथ साथ मैंने इसे बना लिया लिक्विड बी, लिक्विड बी। इसमें अगर हम ए का फ्रैक्शन का बात करें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फिगर को, 1 मिनट। हाँ, इसमें अगर हम ए का फ्रैक्शन का बात करें तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना है भाई 2/5। और बी का कितना हिस्सा मौजूद है अगर उसकी बात करें तो वो कितना हो जाएगा 3/5। तो ये तो बात क्लियर है। लेकिन कहानी हमसे लिक्विड के बारे में तो पूछी ही नहीं जा रही है, लिक्विड से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा सवाल है यहाँ पर जो वेपर है, जाहिर सी बात है लिक्विड दोनों वोलाटाइल थे, तो इन्होंने बनाया होगा अपना खुद का कुछ वेपर। तो लिक्विड में ए का कितना फ्रैक्शन है और बी का कितना फ्रैक्शन है वो तो हम निकाल चुके हैं। वेपर में बताओ भाई, वेपर में ए का कितना फ्रैक्शन है और बी का कितना फ्रैक्शन है वो पता करना है। तो यहाँ पर हम
जो ए का फ्रैक्शन है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं कैपिटल एक्स ए से। समझ गए होगे कि स्मॉल एक्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। और ग्रीन जो ग्रीन कलर है, जो मतलब सॉरी, जो बी लिक्विड है, उसका जो फ्रैक्शन आएगा, मोल फ्रैक्शन, उसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं एक्स बी से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही सवाल पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड दी कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में जो हमारा जो मोल फ्रैक्शन है उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल एक्स ए और कैपिटल एक्स बी। चलिए इसको मैं इंडिकेट लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि इससे फर्क पड़ता है। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। इसीलिए मैंने जब इससे पहले राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था तो वहां पर इस वर्ड पे ध्यान दिया था, क्योंकि वहां पर लिक्विड लिखा था मैंने, और आज वेपर लिख रहा हूँ तो वेपर पे ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि कहाँ पे मोल फ्रैक्शन हम देख रहे हैं। ऐसे एक्स बी कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। हाँ भाई, तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा ये वाला जोन है, ये वाला जोन, क्या इसमें राउल्ट्स लॉ लगेगा? सोचिए, लगेगा? तो जाहिर सी बात है, इसमें ए भी वेपर फेज में है यानी गैस, और बी भी वेपर फेज में है, तो ये तो गैस प्लस गैस सोल्यूशन हो गया ना। तो इसमें राउल्ट्स लॉ नहीं लगेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या इसमें हेनरी लॉ लगेगा? तो इसमें ए भी गैस है और बी भी गैस है, हेनरी लॉ भी नहीं लगेगा, क्योंकि राउल्ट्स लॉ क्या होता है? लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन, राउल्ट्स लॉ। गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन, गैस अगर लिक्विड में जाए तो कौन? हेनरी लॉ। और ये तो गैस प्लस गैस है ना, इसके बारे में तो इस चैप्टर में कोई बात ही नहीं हुई है। इसके बारे में तो इस चैप्टर में कोई बात ही नहीं हुई है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट एक अच्छा 11 का है, जो कि अब डिलीट भी हो चुका है सिलेबस से। इसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ। तो बहुत डिटेल में यहाँ डाल्टन्स लॉ पढ़ने का टाइम नहीं है। आपने राउल्ट्स लॉ याद कर रखा है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है सॉल्यूशन में, वो बराबर हो जाता है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू उसके द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला उसके द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला प्रेशर इन प्योर फॉर्म। यहाँ पर इसमें प्योर फॉर्म वाला जो वैल्यू है, इसको हटा के टोटल प्रेशर कर देना है। बस ये हो गया आपका डाल्टन्स लॉ। मतलब डाल्टन्स लॉ का कहना ये है कि किसी भी गैस के द्वारा जो प्रेशर वेपर फेज में एग्जर्ट किया जा रहा होगा, जो भी प्रेशर उसके द्वारा वेपर फेज में एग्जर्ट किया जा रहा होगा, वो बराबर होगा उसका खुद का हिस्सा, उसका खुद का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर बोले तो जैसे कि इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 600 दे रखा है। टोटल कितना बना है? 600। तो ये वैल्यू आपको यूज़ कर लेनी है, ठीक है? मतलब फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। जहाँ पे आपका प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड होता है राउल्ट्स लॉ में, डाल्टन्स लॉ में उस जगह पर टोटल प्रेशर यूज करना है, ठीक है? पीटी क्या है? टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर बोलो ना। टोटल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन, एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्मॉल एक्स नहीं कैपिटल एक्स लिख के इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कैप स्मॉल एक्स ऑलरेडी हमने लिक्विड वाले का मोल फ्रैक्शन लिक्विड वाले का मोल फ्रैक्शन दिखाने के लिए यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो आइए सवाल लगा देते हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो पहले एक काम करिए, अभी तो मुझे, क्या आपको ये मालूम है कि इस सोल्यूशन में ए लिक्विड कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, पी ए कितना एग्जर्ट कर रहा है? मालूम है क्या? नहीं मालूम है? तो पहले राउल्ट्स लॉ से लगा लो, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से पहले उसको आप कैलकुलेट करो। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी ए नॉट। तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स ए कितना है भाई? कितना निकाला था? 2/5। 2/5। और प्योर लिक्विड में 450। प्योर लिक्विड का प्रेशर 450। 5 9 ज़ा 90 हो गया। ये कितना आ गया? 180 ऑफ एच जी। ये पी ए आ गया। अब फ्रॉम डाल्टन्स लॉ लगा देंगे क्या? डाल्टन का नियम, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ से कहानी में क्या परिवर्तन आएगा भाई? पी ए बराबर हो जाएगा एक्स ए इंटू पी टोटल। तो पी ए का वैल्यू क्योंकि हम निकाल चुके हैं 180,
और एक्स से निकालना चाहते हैं। भाई एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वही तो निकालने जा रहे हैं। और टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा था, 600। एक जीरो से एक जीरो गया, ये 10 बार में कटेगा 6 से, ये 3 बार में, तो ये आ गया 3/10। ये आ गया अपना एक्स से। तो इसी बात पे फट से बताओ एक्स बी कितना आ जाएगा। तो वेपर फेज में बी का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1 से माइनस कर लो, वो तो हर जगह होना है ना। भाई यहाँ पे भी तो ए और बी ही मौजूद हुए हैं, तो दोनों इस जगह पे भी तो ए और बी ही मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी दोनों का समेशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 7/10। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, उस पर टाइम बर्बाद करना बेकार है। इस तरीके से हमने पहला सवाल अपना कर लिया। अब आइए दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं, पहले निकालते हैं क्वेश्चन को। हाँ बेटा देखो, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसको आप अपने आप से करिए, ठीक है, मेरे इंतज़ार में मत बैठिएगा। आप कर सकते हो, इसको ट्राई करो तो बिल्कुल कर सकते हो। सोल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों पार्ट कर सकते हो। तो मैं मान के चलो कि तुम कर लोगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको खुद से करना है, खुद से करना है। देखो ये पिछला सवाल कहीं एकदम सेम है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कर लेना इसको प्लीज़। हाँ तो बेटा देखो, यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है, राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा नहीं है इसमें। अगर होता है तो मैं आपको बाद में जब पीवाईक्यूज करेंगे तो उसमें करा देंगे, वहाँ पर देख लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक्स में, ठीक है। पहला एजेंडा हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल का था वो कर लिया, इस क्वेश्चन को कर लेना। हाँ ठीक है, आइए अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो हम जो भी बात करेंगे यहाँ पर, वो लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड प्लस वोलाटाइल लिक्विड को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं पूरी बात को। तो देखो, जनरली अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा रफ आर्ट बना के मैं समझाता हूँ। मान लिया ये लिक्विड ए है, ठीक है, इसको मैंने बोला लिक्विड ए है, और एक और मैंने इधर लिक्विड बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया लिक्विड बी। इन दोनों को अगर हम मिक्स करें, इन दोनों को हम मिक्स करें, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। एक पल के लिए मान लिया कि पहले का वॉल्यूम जो था, जो लिक्विड वन था हमारा, इसका वॉल्यूम था 300 ml। वॉल्यूम सिंपली कितना स्पेस से कवर कर रहा है। और दूसरा जो लिक्विड है, इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया 500 ml। तो इन दोनों को मिलाने के बाद एक्चुअली में कितना वॉल्यूम हो जाना चाहिए, 800 ml। बहुत सिंपल सी बात है। पर ये बात हमेशा सच नहीं होती है, इवन रियलिटी में तो ऐसा कभी नहीं होता है। ये बात सिर्फ और सिर्फ तब सही होगी जब आइडियल सोल्यूशन होगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर पा रहे हो, बट मैं अभी तुम्हें यकीन करवा दूंगा, टेंशन ना लो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हमारा सोल्यूशन कैसा हो, आइडियल हो। ऐसा क्यों, क्यों ऐसा भाई, समझाता हूँ। देखो पहला जो लिक्विड था, मैं यहाँ पे केवल बोलूंगा, ध्यान से सुनना फिगर देख के। जो पहला लिक्विड था वो 300 ml कवर कर रहा था, ठीक है, 300 ml कर रहा था स्पेस कवर। दूसरा जो था वो 500 ml स्पेस कवर कर रहा था। लेकिन जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को आपस में मिक्स किया, तो जैसे लिक्विड ए किससे बना होगा, ए के मॉलिक्यूल से, और लिक्विड बी किससे बना होगा, बी के मॉलिक्यूल से। अब लिक्विड ए सारे आपस में एक तरीके का अट्रैक्शन है उनके बीच में फिक्स्ड, और सारे लिक्विड बी के जो मॉलिक्यूल है उनमें एक फिक्स्ड अट्रैक्शन है। लेकिन जब इन दोनों को हमने मिलाया, अब क्या पता ए और बी, ए और बी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे, ए और बी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे। अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है, उनको जितना वॉल्यूम 300 ml और 800 500 ml मिलाकर लेना चाहिए वो उससे कम ही लेंगे, क्योंकि वो आपस में बहुत अट्रैक्ट हो गए हैं ना, ए और बी एक दूसरे में इतना प्यार करने लगे, इतना अट्रैक्शन हो गया
कि जो उनको 800 ml की जगह लेनी चाहिए थी, उसके बजाय वो सिर्फ और सिर्फ 800 से कुछ कम ही जगह में, 800 ml से कुछ कम ही जगह में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं कि 800 की जगह 600 में एडजस्ट कर लेंगे, इतना इतना डिफरेंस नहीं आने वाला है, लेकिन 800 की जगह हो सकता है वो 799 में ही एडजस्ट कर लें, 1 ml की जगह बचा लें अपने अट्रैक्शन की वजह से। ये तो हुआ पहला सिचुएशन। एक और सिचुएशन हो सकता है, एक और सिचुएशन हो सकता है। क्या सिचुएशन हो सकता है कि ए में जो अट्रैक्शन थे और जो बी में आपस में अट्रैक्शन थे, जब ए और बी को मिलाया तो उनमें वो अट्रैक्शन ना होकर एक रिपल्सन हो रहा हो, मतलब ए के मॉलिक्यूल्स बी के मॉलिक्यूल्स को पसंद ना कर रहे हो। उस सिचुएशन में क्या डिस्प्यूट अराइज होगा? उस सिचुएशन में 300 ml और 500 ml दोनों को मिलाने के बाद 800 ml से भी ज़्यादा जगह लगेगी, क्योंकि ए वाले मॉलिक्यूल बी वाले मॉलिक्यूल से दूरी बना के रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेस ज़्यादा कवर करेंगे। समझ ही गया होगा अब, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई फालतू का एग्जांपल देने की ज़रूरत है कि कमरे में लड़के अलग अलग ग्रुप के, ठीक है। तो आई थिंक तुम समझ गए होगे, ठीक है। तो ये पहला मैंने डिफरेंस बताया। फर्स्ट डिफरेंस किसके बेस पे बताया? वॉल्यूम के बेसिक वॉल्यूम के बेस पे। एक मिनट, हाँ, वॉल्यूम के बेस पे। अच्छा, दूसरा डिफरेंस बताते हैं। एंथैल्पी में भी डिफरेंस आएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, एंथैल्पी को तुम सीधे हीट समझ लो। हीट कंटेंट, कितना हीट उसके अंदर मौजूद है, कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट वो होल्ड कर रही है, उसमें भी डिफरेंस आएगा। समझाता हूँ कैसे। लेट सपोज पहला वाला केस कि ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल को जब मिक्स किया गया तो ए और बी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। अच्छा, जब चीज़ें अट्रैक्ट होती है तो क्या होता है? अट्रैक्शन के टाइम क्या होता है? अट्रैक्शन की वजह से चीज़ें स्टेबलाइज्ड होती हैं, और इस सिचुएशन में वो हीट को इवॉल्व करती हैं, बाहर की तरफ फेंकती हैं। मतलब ए और बी अगर अच्छे से अट्रैक्ट होने लगे, ए और बी अच्छे से अट्रैक्ट होने लगे, दैट मीन्स वो स्टेबलाइज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इस सिचुएशन में वो हीट को बाहर फेंकेंगे। वो हीट को क्या करेंगे? बाहर फेंकेंगे। मतलब इस प्रोसेस में हमें हीट देनी नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद हमें हीट रिसीव होगी सोल्यूशन से। तो यानी जैसे ही वो आपस में अट्रैक्ट होने लगेंगे, कुछ ना कुछ हीट बाहर आएगी। और जो सिचुएशन बी बताई थी, जहां पर ए और बी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पास जा नहीं रहे हैं, उस सिचुएशन में बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे आपस में घुलने के लिए। और अगर यही चीज़ अगर हम बिल्कुल आइडियल सिचुएशन ले लें, बिल्कुल आइडियल सोल्यूशन, जहां पर ए के बीच में जितना अट्रैक्शन है, बी बी के बीच में जितना अट्रैक्शन है, ए और बी के बीच में भी एक्जैक्टली उतना ही अट्रैक्शन है, तो उस सिचुएशन में 300 और 500 मिलकर 800 ml की जगह लेंगे, और उनमें कोई भी हीट का चेंज नहीं आएगा। ना वो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ना बाहर से हीट को बाहर हीट को फेंकेंगे। अब मतलब बाहर हीट को इवॉल्व करेंगे, दोनों कुछ नहीं करेंगे, ना हीट को एब्जॉर्ब करेंगे ना हीट को इवॉल्व करेंगे। ऐसा सिर्फ आइडियल केस में होगा, ठीक है। तो ये बात आई थिंक तुमको समझ में आ गई होगी। और क्यों ही इवॉल्व करेंगे भाई, वो जितना ए से पास था, जितना बी बी के पास था, ए और बी आपस में उतना ही पास है, तो काहे का हीट का लेन देन। तो दूसरा जो मैंने आपको डिफरेंस बताया वो किसके बेसिस पे बताया? ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी। दूसरा किसके बेसिस पे बताया? ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी। तो बस हो गया ये दो डिफरेंस। तीसरा मैं बोल सकता हूँ, अगर बोलना चाहूँ तो तीसरा डिफरेंस मैंने जो बताया, ऑन द बेसिस ऑफ ए ए बी बी एंड ए बी इंट्रैक्शन, है ना भाई? कि तीसरा डिफरेंस मैंने इस बिहाफ पे बताया कि ए में कितना इंट्रैक्शन और बीबी का में कितना इंट्रैक्शन था, और फिर उनके आपस में मिलने पे क्या इंट्रैक्शन जन्म ले रहा है। कहीं ना कहीं बेस कोड तो वही बनाया, उसी बिहाफ पे हम ऊपर के भी 2 पॉइंट समझा पाए। तो तीन बेसिक डिफरेंस हम समझ पाए। तो आइए अब हेडिंग डालते हैं डिफरेंस बिटवीन, और समझ लेते हैं इसको अच्छे से। कुछ लोग को लग रहा होगा मैंने राउल्ट्स लॉ के कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। राउल्ट्स लॉ के वो जो टॉपिक है ना, उसको समझने के लिए ये पहले समझना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइए समझते हैं इसको अच्छे से। एक तरफ लिख लेते हैं, यहाँ सीधे यहाँ शुरू करते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल
सॉल्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन में क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है मिक्स करने पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि वी, पहला जो सोल्यूशन था वी ए प्लस वी बी, इन दोनों को मिलाने के बाद हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल जाता है। या फिर इसी बात को हम ये बोलें कि दोनों को मिलाने के बाद चेंज इन वॉल्यूम जो है, मतलब दोनों को अगर हम मिक्स करें, ए और बी को मिक्स करें, तो उसके बाद जो वॉल्यूम बनेगा उसमें जो चेंज आएगा, डेल्टा यहाँ पर चेंज को इंडिकेट कर रहा है, वो जीरो का आएगा। कोई चेंज नहीं आया, मतलब ना वॉल्यूम जरा सा भी बढ़ा, ना वॉल्यूम जरा सा भी कम हुआ। लेकिन इसी जगह अगर हम बात करें नॉन आइडियल सोल्यूशन की, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वी ए प्लस वी बी मे बी ग्रेटर और लेस देन वी एस। मतलब जो वी ए और वी बी को हम जब आपस में मिलाएंगे, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो वी ए प्लस वी बी से बड़ा भी हो सकता है, वी ए प्लस वी बी से छोटा भी हो सकता है। इन शॉर्ट बोलूँ तो मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और एंड निगेटिव भी हो सकता है। या फिर और सिंपल भाषा में बोलूँ तो मिक्स करने के बाद, पेन बहुत मोटा चल रहा है भाई, इसको पतला करने का आवश्यकता है। ठीक है। हम्म। तो सिंपल साफ शब्दों में बोलूँ तो मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम बनेगा उसमें जो चेंज आए वो जीरो का तो नहीं होगा, या तो बढ़ जाएगा वॉल्यूम या तो घट जाएगा। ये तो संभव ही नहीं है ना कि जितना ए में इंट्रैक्शन है उतना ही बीबी में, जितना ए में इंट्रैक्शन है, जितना बीबी में इंट्रैक्शन है उतना ही इन दोनों को मिलाने के बाद भी इंट्रैक्शन हो। तो इसमें वन डालता हूँ, क्यू टू डाल दिया। तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें, आइडियल में क्या होता है, ए के बीच का इंटरेक्शन, ए के बीच का इंटरेक्शन एंड बीबी के बीच का इंटरेक्शन एग्जैक्टली बराबर हो जाता है ए बी के बीच के इंटरेक्शन के। जबकि इसमें क्या होगा, ए से ए जितना अट्रैक्ट हो रहा था और बी से बी जितना अट्रैक्ट हो रहा था, इन दोनों को मिलाने के बाद जो ए बी में इंटरेक्शन हो रहा है वो बिल्कुल बराबर तो नहीं है। या तो वो बहुत ए या तो ए और बी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, या तो बिल्कुल भी मतलब पहले की कंपैरिजन में कम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली कर जाते हैं तो वो फिर आइडियल केस को फॉलो कर गए। तो बी, दो दो डिफरेंस हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, आइडियल सोल्यूशन में हम जब मिक्स करते हैं दो कंपोनेंट को, तो मिक्स करने के बाद जो एंथैल्पी चेंज होता है वो ज़ीरो होता है। मतलब ना तो बाहर से कोई हीट एब्जॉर्ब होती है, ना तो बाहर से हीट कोई इवॉल्व होती है। जबकि इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें जो मिक्स करने के बाद एंथैल्पी, जैसे ही हम सोल्यूशन को मिक्स करेंगे, दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाएंगे, तो उस सोल्यूशन में कुछ ना कुछ हीट चेंज तो ज़रूर होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्सोथर्मिक है तो निगेटिव और इंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव। तो ये तीन डिफरेंस मैंने आपको लिखवा दिया, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। इन सबको आप कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस। अच्छा, एक बात और याद रखना, अभी आगे चल के हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उस टॉपिक में, आज नहीं पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे, कहीं नहीं चल रहा भैया। ठीक है, हाँ, उसमें हम देखेंगे जो हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन है ना, ये आगे भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तब जब ए और बी बी के कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, और एक दूसरा केस वो बनेगा जब ए और बी बी के कंपैरिजन में कम अट्रैक्ट कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आगे ही देखेंगे अभी। तो ये हो गया। अब हम अपना थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। चलिए, तो इसको भी समझने के लिए बिल्कुल जैसे वो ऊपर बनाया है वैसे ही कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ, इन सब बातों को मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो आपका राउल्स लॉ है
जो भी मैंने आपको थियरी लिखाई है वो सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होंगी जब हमारा सोल्यूशन पूरी तरीके से आइडियल हो। याद रखना, क्या बताया मैंने, राउल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल केस के लिए उसको बाद में मॉडिफाई किया जाएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे होगा। चलो अभी इधर आ जाते हैं। तो आइए पहले देखते हैं आपको राउल्स लॉ और हेनरी लॉ में कुछ डिफरेंस मालूम है कि नहीं। एक तरफ लगा देते हैं राउल्स लॉ और एक तरफ लिख देते हैं हेनरी लॉ। आओ बेटा, देखते हैं जान बन रहे हो कुछ की नहीं। चेक कर लेना इसी में अपने आप को कितना पानी में हो। अरे बाप रे, भाई तो बड़ा चमक रहा है। कोई नहीं, चमकने दो। तो राउल्स लॉ सबसे पहले किसके लिए है? लिक्विड प्लस लिक्विड इन लिक्विड, मतलब इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। जबकि अगर हम हेनरी लॉ की बात करें तो इसमें गैस इन लिक्विड हो जाएगा, गैस इन लिक्विड। ठीक है, सल्यूट गैस होना चाहिए और सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए, पहला पॉइंट। फिर यहाँ पर मैंने दो लिख दिया है यार, तो वन लिखो। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, राउल्स लॉ किसके लिए वैलिड है? फॉर आइडियल सोल्यूशन, फॉर आइडियल सोल्यूशन। जबकि जो हमारा हेनरी लॉ है ये नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए वैलिड है। इसीलिए मैंने आपको इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए थे। प्रैक्टिकल सिचुएशन आइडियल कभी होती ही नहीं है, तो ये किसके लिए वैलिड है? नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है। हाँ, अब अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, यार तो सारे रंग बहुत चमक रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन बराबर कितना होता है? पी ए नॉट इंटू एक्स ए। जबकि इसी जगह अगर हम बात करें हेनरी लॉ में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर होता है के एच इंटू एक्स ए। यहाँ से अगर हम देखें तो पी ए नॉट कितना आ जाएगा? पी ए अपॉन एक्स ए। और यहाँ से के एच कितना आ जाएगा? पी ए अपॉन एक्स ए। ठीक है, ये तो बात हो गई। ये पूरा अलग कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है तब के लिए जब एक कंटेनर में हम ले रहे हो दो लिक्विड। क्या ले रहे हो? दो लिक्विड, तब के लिए वैलिड है। और ये जो हमारा केस है हेनरी लॉ वाला, ये अलग है। ये कब के लिए है? जब एक कंटेनर में हम क्या ले रहे हो भाई? एक कंटेनर में हम ले रहे हो एक लिक्विड सॉल्वेंट के तौर पर और उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो कुछ गैस को। अच्छा, इसके भी वेपर कुछ ना कुछ बन जाएंगे और वेपर तो यहाँ भी बनने हैं। इसी के द्वारा लगने वाले प्रेशर को यहाँ पर भी पीए कह रहे हैं, इसी के द्वारा लगने वाले प्रेशर को यहाँ पर भी पीए कह रहे हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अब ये चीज़, मतलब जो हमारा राउल्स, जो हमने भी हेनरी लॉ देखा अपना, ये वाला हमारा हेनरी लॉ, ये एग्जैक्टली राउल्स लॉ जैसा हो जाएगा सिर्फ एक सिचुएशन में, अगर के एच की वैल्यू बराबर हो जाए पी ए नॉट की। के एच की वैल्यू बराबर हो जाए पी ए नॉट के। पी ए नॉट क्या है? पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी लिक्विड ए इन प्योर प्योर फॉर्म। जब प्योर फॉर्म में हमारा लिक्विड ए होगा उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम कहते हैं पी ए नॉट। ठीक है, तो ये दोनों कब बराबर होंगे? ये वैल्यूज आपस में कैसे बराबर हो सकती हैं? अगर ये तुम जान गए कि ये दोनों वैल्यूज कैसे बराबर हो सकती हैं, तो उसी को आप नाम दे दोगे कि हाँ भैया यही वो स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, यही पर्टिकुलर वो हेनरी लॉ का स्पेशल केस है जिसमें ये राउल्स लॉ की तरह बिहेव करता है। तो इसको करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? ध्यान सुनना। मैं लिख रहा हूँ क्या सिचुएशन क्रिएट करनी है, वो सिचुएशन ध्यान रखना। कैसे वो काम करेगा वो भी समझ जाओगे। सबसे पहला, कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली कम कर दो, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कम कर दो, या इसी को किताबी भाषा में बोले तो डाइल्यूट सोल्यूशन कर दो। डाइल्यूट सोल्यूशन कर दो, अभी सब समझा देंगे कैसे वो हो गया।
पहला काम तो ये कर दो। दूसरा काम क्या कर दो, टेम्परेचर काफ़ी हाई कर दो। और तीसरा काम, प्रेशर काफ़ी लो कर दो। आइए देखते हैं इन तीनों चीज़ों से हमारा काम कैसे बन गया। देखो, जब तुमने सोल्यूशन को काफ़ी डाइल्यूट कर दिया, कंसंट्रेशन काफ़ी कम कर दिया, मतलब इस लिक्विड में तुमने बहुत कम गैस इस्तेमाल किया, बहुत कम, बहुत लिटिल बिट अमाउंट ऑफ गैस। तो यही सिचुएशन अगर तुम राउल्ट्स लॉ में इमेजिन करो, तो तुम ज़्यादा सा सॉल्वेंट ले लिए हो। सॉल्वेंट तो दोनों में ही ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, कंसंट्रेशन कम करने का तो क्या, लिक्विड दोनों में बराबर लेना है, चाहे इधर की बात, चाहे राइट साइड की बात करो, चाहे लेफ्ट साइड की बात करो। तो तुमने सॉल्वेंट खूब ज़्यादा ले लिया और उसमें खूब थोड़ा सा लिक्विड मिला दिया, वोलाटाइल, खूब थोड़ा सा। तो जब खूब खूब थोड़ा सा वोलाटाइल लिक्विड मिलाओगे तो वो इमीडिएटली वेपर बन जाएगा, इमीडिएटली वेपर बन जाएगा। और वेपर बन के वो बिल्कुल वही सिचुएशन में आ जाएगा जिस सिचुएशन में यहाँ पर हेनरी लॉ है। लेकिन कब, जब तुम बहुत थोड़ा सा लिक्विड लो, वोलेटाइल लिक्विड, तो वो तुरंत इमीडिएट वेपर बन जाएगा और वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो पहला जो डिफरेंस था लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड का, वो तो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, अगर हम सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा बहुत कम लें। ये चीज़ सिर्फ इसलिए अचीव हो पाई क्योंकि लिक्विड जो था वो वोलाटाइल था। अगर लिक्विड वोलाटाइल ना होता तो वो इमीडिएट गैस में कन्वर्ट हो ही ना पाता, और अगर वो गैस में कन्वर्ट ना हो पाता तो वो हेनरी लॉ को फॉलो कैसे करता। हेनरी लॉ के लिए तो गैस इन लिक्विड होना चाहिए ना। तो क्योंकि हमारा लिक्विड जो जो हमने सोल्यूट लिया है, राउल्ट्स लॉ, सोल्यूट जो लेते हैं हम राउल्ट्स लॉ में, वो हमने बहुत कम लिया है, तो वो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो पहला डिफरेंस हम मिटा पाए। अब दूसरा देखिए, हमने कहा टेम्परेचर बहुत कम कर दो और टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा दो और प्रेशर काफ़ी कम कर दो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन बिल्कुल ना बराबर हो जाते हैं। और प्रेशर कम करना, ये सब मैंने 11th में बता रखा है तुमको, तुमने जहाँ भी पढ़ा होगा तुमको 11th में पता होगा कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे गैसेज ऐसा बिहेव करती हैं जैसे वो आइडियल हो गई हों, आइडियल सिचुएशन को फॉलो करने लगती हैं कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा दें और प्रेशर काफ़ी कम कर दें। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते ही गैस के बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन का खत्म हो जाना ही, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन का काफ़ी कम हो जाना ही आइडियल गैस कहलाता है। तो ऐसा करते ही हमने क्या किया, जो दूसरा जो डिफरेंस था, कि एक आइडियल सोल्यूशन पे वैलिड था, एक नॉन आइडियल सोल्यूशन पे वैलिड था। तो हमने जो हमारा हेनरी लॉ है उसमें टेम्परेचर हाई और मतलब कंडीशन में टेम्परेचर हाई ले लिया और प्रेशर लो ले लिया, जिसकी वजह से उसका नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है वो आइडियल की तरह बिहेव करने लगा। तो ये दो डिफरेंस जैसे ही हम खत्म करेंगे, बस हमारा जो पी ए नॉट है वो एग्जैक्टली के एच के बराबर हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो हमारा राउल्ट्स लॉ है वो बिहेव करे, जो हमारा हेनरी लॉ है वो बिहेव कर रहा है राउल्ट्स लॉ की तरह। तो मैं एक बार पूरी बात को रिपीट कर दूं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं। तो मेरा सौ का सीधा कहना ये है कि तुम इसको और भी ट्राई कर लेना किसी वीडियो में देखने को, तुमको दिक्कत आएगा अगर यहीं पे तुमको देख के सेटिस्फेक्शन हो सकता है, बाकी तुम ट्राई कर सकते हो। क्योंकि कम समय में अगर तुम सोचोगे ना कि ये भैया बहुत टाइम ले रहे हैं, पीयूष भैया बहुत टाइम ले रहे हैं, ये तो यार 15-15 20-20 मिनट लगा रहे हैं उसमें, तो कोई फायदा नहीं है। तुम 5-7 मिनट की 10 वीडियो देखोगे फिर भी तुम्हें कोई आउटकम नहीं मिलेगा। तो उससे बढ़िया यही देख लो ना। तो मैं सीधे से बताता हूँ कि राउल्ट्स लॉ एज एन स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ में हमने क्या किया। हमें पता है, ध्यान सुनना, हमें ये पता है कि राउल्ट्स लॉ है वोलाटाइल लिक्विड प्लस वोलाटाइल लिक्विड के लिए, इसमें सल्यूट भी वोलाटाइल लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। जबकि हेनरी लॉ में क्या है, सल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, मतलब सॉल्वेंट दोनों का सेम था, सल्यूट में डिफरेंट था, ठीक है। राउल्ट्स लॉ वैलिड है आइडियल सोल्यूशन के लिए और हेनरी लॉ वैलिड है नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, ठीक है भाई। और बाकी तीसरा जो हमने मैटर देखा वो इक्वेशन का देखा। इक्वेशन के मैटर में हमने ये देखा कि सब कुछ सेम हो सकता है, बस के एच और पी ए नॉट को आपस में बराबर होना चाहिए। अब वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें के एच और पी ए नॉट बराबर होंगे, तो उसके लिए मैंने बताया वो तभी बराबर हो सकते हैं जब उनमें जो ऑलरेडी दो डिफरेंसेस हैं, वो दो डिफरेंसेस क्या क्या हैं, एक तो लिक्विड लिक्विड वाला डिफरेंस और एक आइडियल और नॉन आइडियल वाला डिफरेंस। तो इनको मिटाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। मैंने क्या किया कि मैं हेनरी लॉ, देखो चीज़ें हो रही हैं हेनरी लॉ से शुरू, हेनरी लॉ के यहाँ पे देखो, उसको कंपेयर करो राउल्ट्स लॉ से। तो हमने क्या किया, हेनरी लॉ में अगर हम बहुत कम कंसंट्रेशन ले ले गैस का, तो वही सेम सिचुएशन जरा राउल्ट्स लॉ में जाके देखो कि हमने बहुत कम कंसेंट, बहुत छोटा सा अमाउंट लिया है अपने सल्यूट का, लिक्विड जो वोलाटाइल लिक्विड है उसको बहुत थोड़े से अमाउंट में लिया, तो वो इमीडिएट गैस नहीं बन जाएगा। और जैसे वो इमीडिएट गैस बन जाएगा तो फिर जो बगल में एक बंदा हेनरी लॉ प्रिपेयर, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग गैस और लिक्विड मिलाकर बना रहा था सोल्यूशन, तुम्हारा भी तो सोल्यूशन उसी के इक्विवेलेंट हो गया। दूसरी बात, क्योंकि हमने हेनरी लॉ में टेम्परेचर काफ़ी हाई कर, हेनरी लॉ जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है उसमें टेम्परेचर काफ़ी हाई कर दिया है और प्रेशर काफ़ी लो कर दिया है। और ऐसा करते ही कोई भी नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा डिफरेंस था उसको भी हमने ओवरकम कर लिया।
और जैसे हमने इन दोनों डिफरेंसेस को ओवरकम कर लिया, हमारा जो के एच और पी ए नॉट का वैल्यू होगा वो बराबर हो जाएगा एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने कहा कि राउल्स लॉ और हेनरी लॉ हमेशा सेम तो नहीं हो सकते, लेकिन एक स्पेशल केस ऐसा है जो भी मैंने मुंह से अपने बताया है, उस सिचुएशन में जो हेनरी लॉ है वो राउल्स लॉ की तरह काम करेगा। ठीक है, ये मेरी बात हो गई कंप्लीट। ठीक, एक और बात, तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके अलावा मैं एक बात और कह रहा हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगा आपके इसमें, जो कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपको क्वेश्चन करने हैं मेरे भाई, मैं अभी तुरंत लगाए दे रहा हूँ वीडियो में ही। हाँ तो देखो, मैंने इतने क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसमें से ये तो मैंने भी ऑलरेडी मेंशन कर रखा था, ये तो मैंने आपको कहा ही था कि करना है, तो ये तो आप करोगे ही करोगे। इसके नीचे मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे कर लेना, क्योंकि यहाँ तक आपका काम मैंने करा दिया है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1.6 है, ये मुझे पता है कि तुम लोगों से नहीं हो रहा है, और शायद 1.6 जो है ये वाला, ये दोनों में डिफरेंस ये है कि एक इन टेक्स्ट का है और एक एक्सरसाइज का है, तो ये आपसे नहीं लगेगा शायद, तो मैं इसको डाउट में बताऊंगा, मैं इसको डाउट्स में बता दूंगा, लेकिन बाकी सवाल आपसे लग जाने चाहिए। ये लगाना है मेरे भाई, ये होमवर्क करके मुझे भेजो, आज या कल में भेजो भाई इसको। ठीक है, और ये तो हो गया। अच्छा मान लो मैं एक छोटा सा तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि राउल्स लॉ जो है उसमें मुझे केवल एक कंपोनेंट का ग्राफ बना के बताओ। कल तो जो मैंने ग्राफ बताया था वो दो कंपोनेंट का था। रुको एक मिनट। हाँ ठीक है, अगर मैं केवल एक कंपोनेंट का बनाने चलूँ तो कैसे ग्राफ बनेगा? मान लो हम बनाना चाह रहे हैं पहले कंपोनेंट का, एक्स ए का, तो स्टार्टिंग में जो बताओ वो मान लें। मान लिया स्टार्टिंग में इसका मोल फ्रैक्शन है जीरो, मतलब हमने एक जो सोल्यूशन लिया है उसमें ए का जो हिस्सा है वो लगभग जीरो है, तो उस समय उसका प्रेशर कितना रहेगा? जीरो रहेगा, प्रेशर भी जीरो। जब किसी सोल्यूशन में ए का कंपोनेंट जीरो तो उसका प्रेशर भी जीरो। और जैसे जैसे उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ के वन तक जाएगा, मतलब बढ़ते 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 इतना हो जाए कि बी उसके सामने नेग्लेजिबल हो जाए, उस समय तक उसका प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते किस वैल्यू तक पहुंच जाएगा? पी ए नॉट तक। बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगा? जहां पर उसका मोल फ्रैक्शन वन के बराबर हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका प्रेशर कितना हो जाएगा? पी ए नॉट। इस तरफ हम वेपर प्रेशर बना रहे थे, और इस तरफ मोल फ्रैक्शन। इसी ग्राफ को बनाने का एक और अंदाज हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही हम क्या करें, चलो एक और बना के दिखाई दे रहे हैं आपको। स्टार्टिंग में हमने मान लिया मोल मोल फ्रैक्शन अभी इधर की तरफ बढ़ा रहे थे ना, इस तरफ, अब इस तरफ बढ़ाएंगे, तो हमने मान लिया स्टार्टिंग में जो मोल फ्रैक्शन है वो है वन, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा? पी ए नॉट। भाई अगर स्टार्टिंग में पूरे सोल्यूशन में सिर्फ ए ही है तो उसका प्रेशर कितना रहेगा? पी ए नॉट। और जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा वैसे वैसे इसका प्रेशर कम होता जाएगा और फॉल कर जाएगा जीरो पे। दो तरीके हो सकते हैं उसको बनाने के। इसमें भी इस तरफ मैंने वेपर प्रेशर बनाया है और इस तरफ मोल फ्रैक्शन। इस बार मोल फ्रैक्शन बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, बढ़ इस दिशा में रहा है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे ही बता दिया कि हाँ ठीक है भाई। तो अब मेरा जो अगला वीडियो होगा, पहले तो मैं आपको डाउट का एक वीडियो भेजूंगा, जो कि आपको हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आज या कल किसी भी टाइम दिन दोपहर में मिल जाए। तो एक वीडियो तो मेरा रहेगा डाउट्स पे, छोटा वीडियो रहेगा। छोटा क्या मतलब, समझाऊंगा तो डाउट अच्छे से ही, उसमें टाइम भी लग सकता है, वो हो सकता है ना लगे। तो एक तो रहेगा, सबसे पहला एजेंडा हो गया डाउट्स का, वो तो अलग की बात हो गया। अब इसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड प्लस वोलाटाइल लिक्विड का सोल्यूशन पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। और नॉन आइडियल जब रहेगा ना तो उसको हम बोलेंगे डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। समझते हैं? जैसे जैसे ही हमने ये कहा कि सोल्यूशन हमारा नॉन आइडियल हो गया, तो क्या वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा? नॉन आइडियल होते हैं वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो क्या करे? राउल्स लॉ की थ्योरी को फाड़ दे नॉन आइडियल के लिए। तो बंदे ने दी है तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसको नॉन आइडियल के लिए भी वैलिड करते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे। जो मैंने दो सिचुएशन बताए थे कि ए और बी में बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होने लगे ए और बी के कंपैरिजन में, या ए और बी में इंट्रैक्शन कम हो जाए ए और बी के कंपैरिजन में, उस सिचुएशन के आधार पर, उस कंडीशन के आधार पे दो टर्म बनाए गए हैं। एक बनाया गया है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ। और एक क्या बनेगा इसी में, एक टर्म क्या बनेगा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव डेविएशन होगा? डेविएशन तो समझ ही रहे हो ना,
कि राउल्स लॉ से थोड़ा सा डेविएट हो जाना, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में सोचना। कौन पॉजिटिव होगा, जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तब पॉजिटिव होगा, या जब अट्रैक्शन कम होगा तब पॉजिटिव होगा। सोचना थोड़ा, थोड़ा वेपर प्रेशर के बिहाफ पे सोचना। इतना क्लू दे दिया, आराम से सोचो। मेन नॉलेज सोचना ही है। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, बस यही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे एक लेक्चर में। बस इसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट टाइप का सोल्यूशन, जो कि रहेगा सॉलिड एंड लिक्विड, जो कि बाद में हो जाएगा, फिर धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं तो करता जा रहा हूँ अपने तरफ से, तुम कर रहे हो कि नहीं वो देखने वाली बात है। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन जो दिया है उसको जरूर लगा लेना।